क्लास में लेने वाले हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक, जो आप थोड़ा सा ध्यान देकर अपने परीक्षा में जो ग्रामर से संबंधित अशुद्धियां होती हैं उसे सुधार सकते हैं। तो आज का हमारा घटक है वाक्य शुद्धि। वाक्य की रचना करते समय किन किन चीजों को लेकर हमारी अशुद्धियां होती हैं या हमारी गलतियां होती हैं, वो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि यानी इंग्लिश में जिसे हम सेंटेंस करेक्शन भी कहते हैं। तो वाक्य शुद्धि आपको दो प्रकार से फायदेमंद होगी। सबसे पहली बात, जब आप वाक्य रचना करते हो तो वाक्य रचना करते समय भी आप कई प्रकार की अशुद्धियां करते हो। और दूसरी चीज, आपकी कृति पत्रिका में ही यानी आपके प्रश्न पत्र में ही वाक्य शुद्धि से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपने अगर सही कर दिया तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये अशुद्धियां जो प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं वो किस तरह की होती हैं, और आप अपने दैनिक जीवन में या आप अपने किसी भी प्रकार की लेखन करते समय, किसी भी प्रकार की रचना में किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले वाक्य शुद्धि क्या है। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। कोई भी भाषा जो है वो बिना वाक्य के पूर्ण नहीं होती। हमें किसी भी भाषा में बात करनी हो, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा में बात करने के लिए आवश्यकता होती है हमें एक वाक्य। उस वाक्य की रचना हमें स्वयं करनी पड़ती है। जिस प्रकार के वाक्य की मुझे आवश्यकता है, जिस विषय से संबंधित मुझे बात करनी है, उस विषय से संबंधित वाक्य रचना बात करते समय या लिखते समय हमें स्वयं करनी पड़ती है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि क्या है। जो भी वाक्य की रचना आप कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि व्याकरण से संबंधित कोई भी दोष उस वाक्य में नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो वाक्य रचना आपने की है वो वाक्य एक सार्थक यानी एक अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। वाक्य के जो भी शब्द का चुनाव आपने उस वाक्य रचना के लिए किया है, उन शब्दों का यथास्थान यानी अपने अपने स्थान पर होना आवश्यक है। तो इस तरह से जब आप इन तीन चार चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके वाक्य जो है, वाक्य रचना जो है, वो बिल्कुल सही होगी। अब वाक्य रचना में अशुद्धियां कौन से प्रकार की होती है। तो वाक्य रचना में लिंग, लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दो प्रकार के लिंग हम पढ़ते हैं। तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य रचना में ये लिंग, वचन, वचन यानी एक वचन और बहुवचन, शब्दों की संख्या के आधार पर ये वचन निर्धारित किए जाते हैं। तो ये संख्या के आधार पर अगर एक है तो एक वचन, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। कारक और क्रिया से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। मुख्य रूप से ये चार प्रकार की अशुद्धियां दी जाती हैं आपको सुधारने के लिए, या आपकी तरफ से जो वाक्य रचना में गलतियां होती हैं, मुख्य रूप से ये चार प्रकार की होती हैं: लिंग, वचन, कारक और क्रिया। और इसके अलावा भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे मात्राओं की अशुद्धियां, विराम चिन्हों की अशुद्धियां। तो इससे इसके इन चारों के अलावा भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग, वचन, कारक और क्रिया, इन चार चीजों को आधार बनाकर या फिर कई बार विराम चिन्हों और मात्राओं को भी आधार बनाकर आपकी परीक्षा में वाक्य, अशुद्ध वाक्य आपको दिए जाएंगे और आपको कहा गया होगा कि इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो आपको ध्यान से पहले उन वाक्यों को पढ़ना है,
पता करना है कि उसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। लिंग से संबंधित अशुद्धि है, या वचन से संबंधित है, कारक से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है, या फिर इन सब के अलावा मात्रा और विराम चिन्हों की अशुद्धि है। तो उस हिसाब से आपको, जब आप वाक्य को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अशुद्धि कौन से प्रकार की है, और वहां पर उस अशुद्धि को आपको सही करके लिखना है। अब आप ये पहचानोगे कैसे कि किस प्रकार की अशुद्धि उसमें है? तो ये हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग संबंधी अशुद्धि। अभी मैंने आपको बताया लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वाक्य की रचना हम किसके लिए कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग से संबंधित आने चाहिए या पुल्लिंग से। तो जैसे उदाहरण के लिए हम एक वाक्य देखते हैं, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। ठीक है, ये वाक्य आपको दिया गया, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब हम लोग यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? परीक्षा के बारे में। ठीक है, और परीक्षा शब्द किस लिंग का बोध कराता है हमें? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर परीक्षा जो कि स्त्रीलिंग का बोध कराती है, उसके लिए बदलना, बदलना किसके लिए हम उपयोग करते हैं? पुल्लिंग के लिए। तो क्योंकि परीक्षा स्त्रीलिंग है और उसके लिए मैंने बदलना शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, तो यानी कि यहाँ पर बदलना शब्द की अशुद्धि है। इसे हमें क्या करना है? बदलनी। स्त्रीलिंग के शब्दों के लिए, स्त्रीलिंग पर निर्भर वाक्यों के लिए स्त्रीलिंग के शब्द ही होने चाहिए। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए के स्थान पर आएगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक है, अगला उदाहरण है, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ है? लिंग संबंधी अशुद्धि हुई है। हिंदी की शिक्षा, हिंदी भी क्या होती है? हिंदी, हिंदी की शिक्षा, ये शब्द हमें क्या बोध करा रहे हैं? स्त्रीलिंग का भाव करा रहे हैं। तो जब ये शब्द हमें स्त्रीलिंग का भाव करा रहे हैं, वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग पर निर्भर है, तो यहाँ पर दिया गया के स्थान पर दी गई ये शब्द आने चाहिए। तो हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, तो ये हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाता है। अगला उदाहरण है, मुझे मजा आती है। ठीक है, मुझे मजा आती है। अब यहाँ पर क्या हो गया है? मजा। ये वाक्य किस बारे में है? किस शब्द पर, कौन सा शब्द इस वाक्य का मूल है? तो मजा। अब ये मजा शब्द जो है ये पुल्लिंग का भाव कराता है, तो यहाँ पर आती है के स्थान पर क्या आना चाहिए? आता है। यानी हमारा सही वाक्य क्या होगा? मुझे मजा आता है। रामायण का टीका। ठीक है, रामायण का टीका, जबकि यहाँ पर सही वाक्य क्या होना चाहिए? रामायण की टीका। देश की सम्मान की रक्षा करो। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, देश की सम्मान की रक्षा करो। असल में वाक्य में देश के साथ, देश जो है वो पुल्लिंग का भाव कराता है, तो देश के साथ कौन सा शब्द होना चाहिए? का भी नहीं आएगा यहाँ पर, आप का भी नहीं लिख सकते कि देश है तो पुल्लिंग है तो यहाँ पर हम की के स्थान पर का लिखेंगे, का नहीं। वाक्य की रचना भी निर्भर करती है आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के चुनाव पर। तो यहाँ पर देश के सम्मान की बात हो रही है, तो यहाँ देश के सम्मान की रक्षा करो। अगला उदाहरण है, लड़की ने जोर से हंस दी। लड़की ने जोर से हंस दी। ठीक है, तो दी जो है ये यहाँ पर गलत शब्द है। सही शब्द क्या आना चाहिए? दिया। वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सही शब्द क्या होगा? लड़की ने जोर से हंस दिया। दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। अब यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं, सब आ गए हैं, बालक भी आ गए हैं, युवा भी आ गए हैं, नर नारी भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं।
तो ना यहाँ पर पकड़ी गई होगा, ना यहाँ पकड़ा गया होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुवचन से संबंधित लिंग होगा, वो है पकड़े गए। तो दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़े गए। तो इस तरह से लिंग संबंधी अशुद्धियां आपके सामने आती हैं। वाक्य में अगर परीक्षा में अगर आपको वाक्य इस प्रकार के दिए हों जो लिंग पर, स्त्रीलिंग पर या पुल्लिंग पर निर्भर करते हों वाक्य, और उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं वो उसके हिसाब से फिट नहीं बैठते हो, तो वहां पर उन शब्दों को आपको बदलना है, जिस तरह मैंने ये स्क्रीन पर आपको दिखाया। तो ये अभी हमने पहली अशुद्धि देखी, लिंग संबंधी अशुद्धियां। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। आगे है वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन यानी वचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब वचनों के आधार पर अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, सबों ने यह राय दी। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, वचन बदलने के समय बच्चों के हिसाब से सब, सब अगर हम लिखते हैं तो ये एक वचन है, सबों अगर हम कर देते हैं तो ये बहुवचन है। जैसे हम लकड़ी, लकड़ियां इस तरह से बनाते हैं, तो वो यहाँ पर भी सबके साथ भी बच्चे ऐसा ही करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सब यानी सब शब्द में ही सब लोग आ जाते हैं, तो वो सब शब्द जो है वो किसी एक के लिए प्रयोग किया ही नहीं जाता। सब का अर्थ ही होता है बहुत सारी चीजें अपने आप आ गई हैं। तो यहाँ पर सबों करना गलत है। तो सबों ने यह राय दी के स्थान पर आएगा सब ने यह राय दी। बहुत सारे लोगों के लिए सबका प्रयोग किया जाता है, तो सबका बहुवचन करते समय इसे सबों कर आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सबों अगर आप करते हैं तो वो शब्द और वो वाक्य दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि हमको सबका बहुवचन नहीं बनाना है, सब शब्द अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। तो सबों ने यह राय दी के स्थान पर सब ने यह राय दी। अगला है, उसने एक प्रकार की विद्या सीखी। अब यहाँ आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने अनेक प्रकार की, यहाँ पर लिखा है उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। तो जब अनेक प्रकार की सीखी है तो वो विद्या हो ही नहीं सकती, है ना। विद्या तो एक वचन शब्द है। अगर उसने सिर्फ गाना सीखा होता, उसने गाने की विद्या सीखी या उसने नाचने की विद्या सीखी, ठीक है, तो अगर किसी एक क्रिया के बारे में यहाँ कहा गया होता तो हम विद्या शब्द का प्रयोग करते, किंतु यहाँ पर लिखा है उसने अनेक प्रकार की, बहुत सारी विद्या उसने सीखी, तो यहाँ विद्या के स्थान पर आ जाएगा विद्याएं। विद्या का बहुवचन शब्द क्या है, विद्याएं। अनेक प्रकार की विद्या है तो वहां एक वचन शब्द विद्या के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे बहुवचन शब्द विद्याएं। तो हमारा सही वाक्य हो जाएगा उसने अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। अगला है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब यहाँ पर भी ध्यान दो, तो आंसू, कोई आंखों से कोई एक आंसू नहीं गिरता, आंसुओं की बहुत सारी बूंदें गिरती है। जब आंखों से आंसू बहने शुरू होते हैं तो केवल एक आंसू नहीं गिरता, बहुत सारी आंसुओं की धारा या बूंदें गिरती हैं। तो हम कभी भी आंसू शब्द का प्रयोग, और रुमाल भीग गया यानी एक आंसू से तो रुमाल भीगेगा नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आंसू का बहुवचन रूप प्रयोग में आना चाहिए। तो आंसू शब्द का बहुवचन रूप क्या है, आंसुओं। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ये सही वाक्य होगा। अगला है, ऐसी याद बातें सुनकर दुख होता है। अब बातें के पहले क्या प्रयोग किया है, एकाद, एकाद शब्द का प्रयोग किया। तो एकाद यानी एक बात, तो एक बात के लिए हम बातें शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, बातें जो है वो बहुवचन शब्द है और उसके पहले हमने उपयोग किया है एक का। एक के लिए बातें के स्थान पर क्या आएगा, बात आएगा। एक जो है वो बात होती है और जब बहुत सारी होंगी तब वो बातें बनेंगी।
तो यहाँ पर ऐसी एकांत बात सुनकर दुख होता है, बातें के स्थान पर क्या हो जाएगा, बात। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। अब यहाँ भी क्या गलती की गई है, सामान पहले से ही बहुवचन रूप होता है। सामान में हर तरह के सामान, हर तरह का सामान जो है वो आ जाता है सामान बोलने पर। तो यहाँ पर सामान को भी बहुवचन रूप बनाया है, सामानों कर दिया गया है, जबकि सामान शब्द अपने आप में ही एक बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर सामानों को हटाकर इसकी जगह पर क्या आएगा, हमारे सामान का ख्याल रखिएगा। सामान, सब, ये दोनों शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, पहले से ही बहुवचन शब्द हैं। इनका बहुवचन रूप बनाने की आवश्यकता हमें नहीं होती। दूसरा है, वे विषय से परिचित हैं। ठीक है, विषय यानी एक विषय। जब हम विषय की बात करते हैं तो एक विषय, किसी एक विषय। लेकिन यहाँ विषय के पहले कौन सा शब्द उपयोग में लाया गया है, विविध। अब विविध का अर्थ होता है बहुत सारे अलग अलग विषय। तो यहाँ पर विविध के साथ हम विषय, विषय जो है एक वचन रूप है, और विविध यानी अलग अलग विषयों के लिए हमें चाहिए तो विषय का बहुवचन रूप यानी विषयों, इस शब्द का प्रयोग विषय के स्थान पर होना चाहिए। तो हमारा सही वाक्य यहाँ पर क्या बनेगा, वे विविध विषयों से परिचित हैं। जब विविध शब्द आ गया तो हमें विषय का बहुवचन रूप लगेगा, और विषय का बहुवचन रूप है विषयों। अगला है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, पहले ही लिखा है एक भी, एक भी यानी एक। तो एक के लिए हमें पुस्तक का कौन सा रूप चाहिए, एक वचन वाला। यहाँ पर हमने पुस्तकों का कौन सा रूप लगाया है, बहुवचन। पुस्तकें लिखिए तो पुस्तकें के स्थान पर आ जाएगा पुस्तक। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो ये थे वचन संबंधी अशुद्धियां, किस तरह से वचनों को लेकर या वचन के प्रकारों को लेकर हम शब्दों के चुनाव में गलतियां हैं या गलतियां दी गई होती हैं, हम किस प्रकार सुधार सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा जब आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे और किस प्रकार के वचन का वर्णन वहां पर हो रहा है, एक वचन संबंधी वर्णन है या बहुवचन संबंधी वर्णन है, उसके आधार पर आपको अपने शब्दों में हेरफेर करनी है। तीसरा आता है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा हुआ है। कारक में जो आता है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक। तो इन सब कारकों की जो पहचान है, का, की, को, से, में, ने, पर, इन सब जो शब्दों के माध्यम से कारक पहचाने जाते हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर हम वाक्य में कुछ अशुद्धियां करते हैं। अब वो अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले, हमने यह काम करना है। बहुत से बच्चे लिखते हैं, कई बार लिखते हैं ये, पेपर करेक्शन के टाइम में सामने भी आता है। हमने यह काम करना है, तो हम के साथ ने लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने यह काम करना है, बिल्कुल नहीं। कैसे वाक्य बनेगा, हमें यह काम करना है। यहाँ पर ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ने लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए, हमें यह काम करना है। दूसरा है, मैंने राम को पूछा। मैंने राम को पूछा, यहाँ प्रयोग किया गया है को का, जबकि को उपयोग करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, से। मैंने राम से पूछा, को के स्थान पर यहाँ आना चाहिए से। मैंने राम को पूछा, इस वाक्य की जगह हमारा सही वाक्य होगा, मैंने राम से पूछा। सबसे नमस्ते। अब यहाँ हमको क्या पड़ेगा, से के स्थान पर को। हम सबसे नमस्ते नहीं करते, हम सबको नमस्ते करते हैं।
ठीक है, तो से के स्थान पर को लगाने पर हमारा वाक्य जो है वो सही हो जाएगा। अगला है जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है, तो जनता के अंदर के इन शब्दों का प्रयोग ना करके हमें क्या प्रयोग करना है, वहां पर सिर्फ एक शब्द में। जनता में असंतोष फैल गया। जनता के अंदर असंतोष फैल गया के स्थान पर हमारा सही वाक्य होगा जनता में असंतोष फैल गया। नौकर का कमीज। ठीक है, अब नौकर का कमीज नहीं होता, नौकर की कमीज होता है। नौकर की कमीज। मैंने नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पर मैं मना कर रही हूँ कहीं जाने से, तो मुझे क्या बोलना है, मैंने नहीं जाना के स्थान पर मुझे नहीं जाना। मैंने नहीं जाना ये वाक्य जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने प्रयोग करने की वजह से। आपको इस मैंने को निकालकर वहां पर क्या करना है, मुझे नहीं जाना। अगला है मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले को चिट्ठी भेजने के लिए, तो वहां पर वो मेरे नए पते से उसे कैसे चिट्ठियां भेजनी पड़ेंगी, मेरे नए पते पर। तो सही वाक्य क्या होना चाहिए, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। तो अभी तक हमने 3 प्रकार की अशुद्धियां किस तरह से होती हैं, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, ये अशुद्धियां हमने देखी। अब हम चौथा प्रकार का अशुद्धि देखेंगे, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यानी क्रिया के जो शब्द होते हैं। क्रिया यानी पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वो शब्द जो हमें किसी कार्य के होने का या कार्य के घटित होने का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द जो है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के रूप, क्रिया के प्रकार भी हमने देखे थे। उसी तरह से वाक्यों में किस प्रकार क्रिया को लेकर गलतियां होती हैं, क्रिया के शब्दों के चुनाव की क्रिया होती हैं, ये अभी हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, वह कुर्ता डालकर गया। ठीक है, अब वह कुर्ता डालकर गया है, डालकर क्या है, ये क्रिया है। लेकिन कुर्ता डालकर कोई कैसे जा सकता है, कुर्ते को किया जाता है, पहना जाता है। ठीक है, तो वह कुर्ता पहन कर गया है। जब वाक्य में इस प्रकार के सही शब्द के साथ सही क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप डालकर, कुर्ते के साथ हम डालकर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, कुर्ते को पहना जाता है, डाल नहीं जाता। तो वह कुर्ता डालकर गया है के स्थान पर हमें लिखना है वह कुर्ता पहन कर गया है। पगड़ी ओढ़कर आओ। अब आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आएगा कि पगड़ी जो है वो ओढ़ी नहीं जाती। ओढ़ी क्या जाती है, ओढ़नी, दुपट्टा, शॉल, ये सब क्या किए जाते हैं, ओढ़े जाते हैं। लेकिन पगड़ी जो है वो क्या की जाती है, बांधी जाती है। तो यहाँ क्या प्रयोग की है, ओढ़कर, उसकी जगह पर सही क्रिया क्या होनी चाहिए, बांध कर। तो पगड़ी बांध कर आओ, ओढ़कर नहीं। वह लड़का मोटर हाँक सकता है। ठीक है, अब यहाँ हाँकना इस क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि मोटर जो है वो कभी हाँकी नहीं जा सकती। हाँक किसको सकते हैं हम, गायों को, बैलों को, भेड़ों को, बकरियों को, पशुओं को, यानी पशु जो चलाते हैं उनको हाँकना, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो आवाज दी जाती है या उन्हें जो मारा जाता है उसे हाँकना कहते हैं। तो हाँकना शब्द का प्रयोग या हाँकना क्रिया का प्रयोग हम पशुओं के संबंध में कर सकते हैं, मोटर के संबंध में नहीं। मोटर को हाँका नहीं जाता, मोटर को क्या जाता है, चलाया जाता है। तो यह मोटर चला सकता है, हाँक नहीं सकता। हाँकना हम पशुओं के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। ठीक है,
छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। लेने के लिए के स्थान पर हमें यहाँ पर क्या करना है, पाने के लिए है। छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। वे 10-12 पशु उठा ले गए। ठीक है, हम कई बार इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि वो 10-12 पशु, या वो उसका पशु या वो उसकी गाय उठा ले गई। तो आप सोचो कि क्या गाय या बैलों को या पशुओं को उठा पाना है? बिल्कुल नहीं। तो वहां पर ये उठा क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल गलत है। वे 10-12 पशु को क्या कर सकते हैं, हाँक सकते हैं, हाँक कर ले जा सकते हैं, उठा कर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो यहाँ सही वाक्य हमारा क्या बनेगा, वे 10-12 पशु हाँक ले गए। आगे है, राधा ने माला गूंध ली। ठीक है, राधा ने माला गूंध ली। गोंद यहाँ पर बहुत ही छोटी सी गलती है। सिर्फ क्या किया गया है, गोंध, गोंध के स्थान पर आना चाहिए गूंथ। राधा ने माला गूंथ ली। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां भी कई बार आपको प्रश्न पत्रिका में दी गई होती हैं, जो हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम गूंध पढ़ते समय उसको गूंद ही पढ़ ले और वाक्य में वो सही ही लगता है, तो इसलिए हम गलती पकड़ नहीं पाते। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो वहां थ के स्थान पर ध लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते समय उसको क्या पढ़ेंगे, गूंध। क्योंकि गूंध हम माला के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, माला के हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, गूंथ, गूंथ, माला को गूंथना। तो राधा ने माला गूंथ ली, केवल एक अक्षर की गलती यहाँ पर है। अगला है, अपना हस्ताक्षर लगा दो। तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो कभी भी लगाया नहीं जा सकता, हस्ताक्षर जो है वो किया जा सकता है। लगाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, स्टैम्प लगा सकते हैं, लेकिन हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो है वो करनी पड़ती है। तो लगाना, ये जो क्रिया हमने यहाँ पर प्रयोग किया है वो क्या हो गया है, गलत क्रिया का चुनाव किया है। असल में सही क्रिया कौन सी होनी चाहिए, करना। तो दो, ये वहां पर आना चाहिए। अगला है, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प लिया, संकल्प क्या होता है, करना होता है, हमें अपने मन से संकल्प को करना होता है, लेना नहीं। तो यहाँ पर सही क्रिया क्या आएगी, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। आगे है, हमें यह सावधानी लेनी होगी, जबकि सावधानी को लेना नहीं होता, सावधानी को बरतना होता है, ध्यान देना होता है। तो यहाँ सही वाक्य क्या होना चाहिए, हमें यह सावधानी बरतनी होगी, लेनी नहीं होगी। आखिरी है, वहां घना अंधेरा घिरा था। ठीक है, अंधेरा के साथ कई बार हम घिरा शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें असल में अंधेरे के साथ छाया शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वहां घना अंधेरा छाया था। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी अशुद्धियां जो है वो क्रिया से संबंधित अशुद्धियां थी। किस प्रकार हम कुछ शब्दों के लिए गलत तरह की क्रिया का प्रयोग करते हैं और वाक्य को वैसे ही या तो बोलते बोलते रहते हैं या लिखने में भी प्रयोग करते हैं, तो जबकि वो गलती जो है वो बहुत ही बड़ी गलती है, वाक्य के अर्थ का अनर्थ कर सकती है। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना हमें जरूरी है। तो इस तरह से हमने चारों प्रकार की अशुद्धियां देख ली। किस किस प्रकार की अशुद्धि आपको वाक्य में मिलती है, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी और क्रिया। इस 4 प्रकार की अशुद्धियां आपको वाक्य में दी जाती हैं। उसके साथ ही मैंने आपको बताया था मात्राओं से संबंधित, यानी छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, साथ ही साथ विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धि। तो इन सब संबंधित अशुद्धियां आपको आपकी प्रश्न पत्रिका में दी गई होंगी और वहां इनको ढूंढकर आपको वो अशुद्धियों को दूर करना है और सही वाक्य लिखना है। अब प्रश्न आपको किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको उसका उत्तर किस तरह से लिखना है, कृति पत्रिका में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे और उत्तर आपको किस तरह से लिखना है वो अभी हम देखेंगे।
तो आपको प्रश्न दिया होता है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसी तरह का प्रश्न आपको प्रश्न पत्रिका में दिया गया होता है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको दो वाक्य होते हैं, दोनों ही वाक्यों को शुद्ध करना होता है और इसके लिए आपको 2 नंबर होते हैं, हर एक वाक्य के लिए 1 नंबर। जब आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हर एक वाक्य में 2 अशुद्धि होती है। कम से कम एक वाक्य में 2 अशुद्धि होती है। वो दोनों अशुद्धि चाहे क्रिया और लिंग से संबंधित हो, चाहे वचन या लिंग से संबंधित हो, चाहे कारक या वचन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की 2 अशुद्धियां एक वाक्य में होती हैं। उन दोनों ही अशुद्धियों को जब आप सही करते हैं, सुधार के पूरा वाक्य फिर से लिखते हैं, तो ही आपको उस वाक्य के लिए 1 नंबर मिलता है। फिर से मैं बता रही हूँ, आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, दोनों ही प्रश्नों को शुद्ध करके यानी सही करके लिखने के लिए कहा जाता है। हर एक प्रश्न में 2 अशुद्धि होती है यानी 2 गलतियां होती हैं। उन दोनों ही गलतियों को ढूंढकर आपको सही करना है। साथ ही साथ उन केवल उन गलतियों को ही नहीं लिखना है, बल्कि पूरा वाक्य सही किए गए शब्दों के साथ पूरा वाक्य लिखना है, तब जाकर आपको उसके लिए 1 नंबर मिलते हैं। उसी प्रकार ठीक दूसरे वाक्य में भी दोनों गलतियां ढूंढनी है और दोनों गलतियों को सुधार कर वाक्य पूरा फिर से लिखना है। साथ ही सही विराम चिन्हों का वहां पर प्रयोग भी करना है, तो आपको मिलेंगे 1 नंबर। इस प्रकार से आप 2 नंबर बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, वाक्य आप आसानी से कर सकते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आदित्य का खुशी देखते ही बनता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, आदित्य का खुशी देखते ही बनता था, जबकि सही वाक्य हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आदित्य की खुशी देखते ही बनती थी। आदित्य भले पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आदित्य की खुशी की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आदित्य की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, आदित्य की खुशी की। तो खुशी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वाक्य की रचना भी जो है वो स्त्रीलिंग भाव में होनी चाहिए। तो आदित्य की खुशी देखते ही बनती थी। यहाँ पर देखिए, का के स्थान पर की और बनता था के स्थान पर बनती थी। इस तरह से दो कई बार वाक्य में 2 के स्थान पर 3 भी होती हैं, लेकिन 2 से कम अशुद्धियां नहीं होती हैं। तो वाक्य पूरा लिखा है, केवल जो गलत शब्द है उस शब्द को सही करके नहीं लिखा गया है, बल्कि पूरा वाक्य लिखा गया है। इसी तरह से आपको भी जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है उसका शुद्ध वाक्य पूरा लिखना है, शुद्धिकरण के साथ, किन वाक्यों को आपने किया है उसके साथ। और अंत में जो विराम चिन्ह वहां पर दिया गया है वो विराम चिन्ह लगाना है, या फिर वाक्य की आवश्यकता के अनुसार अगर विराम चिन्ह गलत दिया गया है तो आपको वो विराम चिन्ह भी खुद से बदलना है, विराम चिन्ह की भी शुद्धि वहां आपको करनी। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको 1 नंबर पूरे मिलेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। एक किसान ने मेरे को देखी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि वाक्य रचना जो है वो बिल्कुल ही गलत है। एक किसान ने मेरे को देखी नहीं होगा, वहां पर होगा एक किसान ने मुझे देखा। ठीक है, उसी तरह वो लोग मुझे बुलाएगा, यहाँ पर भी वाक्य रचना क्या है, गलत है। वो लोग मुझे बुलाएगा नहीं होता, ये किसी भी तरह से सही वाक्य नहीं है। असल में सही वाक्य क्या होना चाहिए, वे लोग मुझे बुलाएंगे। वो के स्थान पर वे और बुलाएगा के स्थान पर बुलाएंगे। तो हमारा सही वाक्य बना, वे लोग मुझे बुलाएंगे। अगला है, मेरा छुट्टी मंजूर हो गया है। ठीक है, जबकि सही वाक्य क्या होना चाहिए, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। हम बात किसकी कर रहे हैं, छुट्टी की। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। छुट्टी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और तो उसके लिए हम उस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है जब हम लिखेंगे तो ये सही वाक्य बनेगा। अगला उदाहरण है, मैं
आपको पूछा। हमने पिछली वाली स्लाइड में ही देखा कि हम मैं आपको पूछा नहीं होगा, वहां आपको नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आपसे। पर कैसे आ जाएगा? आपसे प्रयोग करते समय सिर्फ मैं नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? मैंने आपसे पूछा। यह सब पुस्तकें ले जाओ। यहाँ पर सब के स्थान पर क्या लिखा है? सब। तो सही वाक्य क्या होगा? ये सब पुस्तकें ले जाओ। यह सब पुस्तकें ले जाओ के स्थान पर होगा ये सब पुस्तकें ले जाओ। ठीक है। खेल में बड़ी मजा आई। अब खेल जो है वो क्या हो गया है? फिर से यहाँ पुल्लिंग शब्द है। तो खेल में बड़ी मजा आई के स्थान पर खेल में बड़ा मजा आया। गाय को 2 सींग हैं। ठीक है। गाय को 2 सींग है, तो यहाँ पर क्या करना है हमको? गाय के 2 सींग हैं। ऊपर के वाक्य में सिर्फ है लिखा है, यहाँ पर बहुत छोटी सी गलती है जो कई बार बच्चे पकड़ भी नहीं पाते। गाय को 2 सींग है, सिर्फ है लिखा हुआ है। जबकि 2 की बात हो गई, जब बहुवचन की बात हो गई तो है का है। है की मात्रा के साथ में एक बिंदु, अंक का बिंदु। तो गाय के स्थान पर के 2 सींग हैं, है का है। ये दूसरी गलती जो है ये बहुत ही छोटी सी गलती है, इसको ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो गाय को 2 सींग है के स्थान पर गाय के 2 सींग हैं। गरीबों को प्रेम दो। ठीक है। अब प्रेम जो है वो कोई देने की चीज नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है। गरीबों को प्रेम दो, प्रेम है जो देने की चीज नहीं है, क्या है? करने की चीज है। तो गरीबों से प्रेम करो, कारक और क्रिया दोनों ही तरह की अशुद्धियां इस वाक्य में हैं। को के स्थान पर से, दो के स्थान पर करो। तो यहाँ पर सही वाक्य होगा गरीबों से प्रेम करो। उसने संतोष का सांस लिया। ठीक है। ये वाक्य पढ़ने से तुरंत पता चलता है कि बिल्कुल ही गलत है। उसने संतोष का सांस लिया, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? उसने संतोष की सांस ली। ठीक है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? सांस की। उसने संतोष की सांस ली। मुझको बहुत आनंद आती है। मुझको बहुत आनंद आती है। ये आपका अशुद्ध वाक्य। इसमें 2 शुद्धियां अभी तक ढूंढ ली होंगी आपने। तो कौन कौन सी शुद्ध अशुद्धियां हैं वो? मुझको के स्थान पर मुझे और आती के स्थान पर आता। मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आनंद जो है वो क्या है? शब्द है। तो उसके हिसाब से वाक्य रचना जो है वो बाकी के शब्दों को बदल देगी। तो मुझको के स्थान पर आ जाएगा मुझे और आती के स्थान पर हो जाएगा आता। मुझे बहुत आनंद आता है। है मैंने दर्शन देने आया था। अब आप देखिए, दर्शन देने आते हैं या दर्शन करने आते हैं। ठीक है। दर्शन तो किसी को देने नहीं आते, तो दर्शन क्या किया जाता है? दिया नहीं जाता, दर्शन जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं दर्शन करने आया था। 2 शुद्धियां कौन सी है इस वाक्य में? मैंने के स्थान पर आ जाएगा मैं, और देने के स्थान पर आ जाएगा करने। तो इस तरह से जब आप मैंने और देने को सुधारेंगे तो हमारा सही वाक्य बन जाएगा मैं दर्शन करने आया था। आगे है उसको पढ़ना मांगता है। ये यहाँ के बच्चे मांगता इस शब्द को बहुत प्रयोग करते हैं। तो उसको पढ़ना मांगता है, ये हिंदी वाक्य में बिल्कुल ही गलत वाक्य है। इस प्रकार के शब्द हम हिंदी में प्रयोग नहीं, मतलब वाक्य इस प्रकार के हम हिंदी में प्रयोग
नहीं करते। उसको पढ़ना मांगता है, नहीं होता, वो क्या हो जाता है, वह पढ़ना चाहता है। यानी उसकी, उसको पढ़ना मांगता है, हम किस लिए बता रहे हैं कि उसकी इच्छा है। तो उसकी इच्छा क्या है असल में, शुद्ध वाक्य में वह पढ़ना चाहता है, मांगता नहीं है। तो पहली गलती हमारी क्या है, उसको के स्थान पर इस वाक्य में आना चाहिए वह, और मांगता के स्थान पर इस वाक्य में आना चाहिए चाहता। तो ये सही वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, वह पढ़ना चाहता है। उसको पढ़ना मांगता है नहीं, वह पढ़ना चाहता है। ये हमारी हिंदी का सही वाक्य है। अगला है, तुमने क्या काम करता है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ नहीं होता, समझिए यहाँ पर पूर्ण विराम ही लगा हुआ होता या कोई और चिन्ह लगा होता, तो यहाँ आपको क्या करना है, उस चिन्ह को निकाल कर, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, वहां पर आपके उत्तर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो ये आपकी विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हो गई। लेकिन फिलहाल इस वाक्य में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, पहले से लगाया गया है, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अब आप इस विराम चिन्ह को नहीं निकालेंगे, इस विराम चिन्ह को निकालकर आप पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो आपका उत्तर सही भी होगा अगर, तो विराम चिन्ह की वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न अगर प्रश्नवाचक वाक्य में है, आपका अशुद्ध वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य में है, तो आप अपने उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से लगाया हुआ है तो भी आप अपने उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो ये विराम चिन्हों के जो अशुद्धियां हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। वाक्य किस प्रकार का है उसके ऊपर निर्भर करता है कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से लगाकर दिया हुआ है, तो हम इस वाक्य में विराम चिन्ह से संबंधित कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब हमारा प्रश्न था, तुमने क्या काम करता है। तो ये प्रश्न असल में कैसा होना चाहिए, तुम क्या काम करते हो। ठीक है, सामने वाले को जब मुझे पूछना है तो तुमने क्या काम करता है, ये वाक्य सही नहीं है। उसकी जगह पर क्या आएगा, तुम क्या काम करते हो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि अशुद्ध वाक्य में भले प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, लेकिन अपना उत्तर जब वो सही करते हैं तो उत्तर लिखने के बाद आदत की वजह से वो पूर्ण विराम ही लगा देते हैं। तो जब आपने प्रश्नवाचक वाक्य में पूर्ण विराम लगा दिया तो आपके नंबर भी कट देंगे। इस छोटी सी गलती से बचना है। और वाक्य अगर प्रश्नवाचक है तो आपको वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ठीक है, आगे है, पेड़ों पर तोता बैठता है। पेड़ों पर तोता बैठता है, हमारा सही वाक्य यहाँ पर क्या आएगा, पेड़ पर तोता बैठा है। पेड़ों के स्थान पर यहाँ हो जाएगा पेड़, और बैठता के स्थान पर बैठा, तो ये हमारा बन जाएगा सही वाक्य। पेड़ों पर तोता बैठता है, ये गलत वाक्य, और सही वाक्य क्या है, पेड़ पर तोता बैठा है। अगला अशुद्ध वाक्य है, इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ। ठीक है, अब ये क्या है हमारा अशुद्ध वाक्य, इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ। जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, का के स्थान पर की, और अच्छा हुआ के स्थान पर अच्छी हुई। तो हमारा शुद्ध वाक्य होगा, इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस वाक्य में भी आप देखोगे तो 3 प्रकार की अशुद्धियां आ गई हैं। आगे है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते। यहाँ पर क्या है, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता। आपके के स्थान पर आपका, और होते के स्थान पर होता। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता। उसके अंग अंग काट डाले गए।
उसके अंग अंग काट डाले गए, ये हमारा है अशुद्ध वाक्य। शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके के स्थान पर उसका और डाले गए के स्थान पर डाला गया। उसका अंग अंग काट डाला गया। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि हम उसके यानी ये जब अंग अंग यानी बहुत सारे अंग होते एक साथ प्रयोग किए गए होते तो हम उसके और डाले गए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग अंग यानी एक एक अंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसके लिए हम एक वचन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। तो उसका अंग अंग काट डाला गया, ये हमारा सही वाक्य होगा। अगला है गिरते ही उसका प्राण निकल गया। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? दूसरे के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ गिरते ही उसका प्राण निकल गया, इसके स्थान पर आ जाएगा गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अगला है कक्षा में 20 बच्चा अवश्य होना चाहिए। वाक्य अशुद्ध वाक्य क्या है हमारा? कक्षा में 20 बच्चा। 20 के साथ हम बच्चा कैसे लगा सकते हैं? 20 तो बहुवचन शब्द है, तो बच्चा के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए? बच्चे। और एक बार बच्चे हो गए तो अवश्य होना चाहिए, होना के स्थान पर क्या हो जाएगा फिर? होने। तो यहाँ हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनता है? कक्षा में 20 बच्चे अवश्य होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आपकी परीक्षा में अशुद्ध वाक्य दिए गए होंगे। उन अशुद्ध वाक्यों में हमने आज कौन कौन सी प्रकार की गलतियां होती है या अशुद्धियां दी गई होती हैं वो पढ़ा। उन दिए गए वाक्यों में या तो लिंग संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। लिंग कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। या फिर वचन संबंधी अशुद्धि हो सकती है। वचन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है। कारक जो है वो आपके 8 प्रकार के होते हैं। और या फिर क्रिया से संबंधित कोई अशुद्धि हो सकती है। क्रिया के शब्दों का गलत प्रयोग हो सकता है। इन 4 अशुद्धियों के अलावा विराम चिन्हों या फिर मात्राओं की भी अशुद्धि दी गई हो सकती है। तो जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य को पहले ध्यान से पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद देखिए उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। हर एक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां दी जाती हैं। उन दोनों ही अशुद्धियों को आपको सही करना है, पूरा वाक्य फिर से लिखना है और अंत में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना है। इतना काम करने पर केवल एक लाइन लिखने पर आपको पूरा 1 नंबर मिलता है। सिर्फ वो लाइन लिखते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी 2 अशुद्धियां दी गई हैं उसे मुझे सही करना है और अंत में विराम चिन्ह का सही प्रयोग करना है। और इस तरह से दोनों प्रश्नों को हल करके आप आराम से 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न, वाक्य शुद्धिकरण वाले प्रश्न में उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे दोनों नंबर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन, वाक्य शुद्धिकरण का रिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे खुद की वाक्य रचना में भी, और साथ ही परीक्षा में जो अशुद्ध वाक्य दिए होंगे वहां से भी आप उनकी अशुद्धियां सुधारेंगे और शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे। और चाहे आप निबंध लेखन कर रहे हो, चाहे कहानी लेखन कर रहे हो, चाहे पत्र लेखन कर रहे हो, इस तरह की अशुद्धियां आपकी वाक्य रचना में भी होती हैं। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी जो वाक्य रचना होती है वो भी सही करने में आपको मदद मिलेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। दूसरी क्लास में हम फिर से एक नए घटक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।